हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला गुरु में। तो दोस्तों, हम आपके लिए यहाँ पर आज फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी अभ्यास सीरीज के अंतर्गत यूपी टेट के लिए बाल विकास की जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस कराते हैं। आपको बाल विकास से संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शारीरिक विकास की किस स्तर पर तेजी से होता है? यानी कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है वो कौन से स्तर पर सबसे तेज गति से होता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में या डी विद्यालय अवस्था में। तो देखिए, शारीरिक विकास जो होता है बच्चे का वो होता है आपका सबसे तेज होता है वो शैशवावस्था में। शैशवावस्था जो होती है आपकी 0 से 5 साल जब चलती है, आपकी 0 से 5 साल शैशवावस्था चलती है। जो ये शैशवावस्था होती है बच्चे की, ये आपकी जो शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शारीरिक क्या, वो सभी विकास के लिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है शैशवावस्था। अब जो वैलेंटाइन महोदय हैं उन्होंने कहा भी है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है वैलेंटाइन ने। ये एक परिभाषा भी है, आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। जैसे तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा, शैशवावस्था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी कि जो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत होते हैं उनमें से इनमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, बी विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, सी सतत विकास का सिद्धांत या डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो देखिए साथियों, ऑप्शन ए है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये बिल्कुल होगा आपका विकास और अभिवृद्धि का समान प्रतिमान। कैसे? मान लीजिए जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में बच्चे का पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर आपकी किशोरावस्था आती है, ऐसे ही चलता है। अब भले ही आप दूसरे देश में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, भाई वहाँ कोई विकास का क्रम थोड़ी बदल जाएगा। विकास का क्रम तो वही रहेगा। भाई बच्चा जन्म लेगा, जन्म से शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, आगे ऐसे ही चलता रहेगा, विकास तो ऐसे ही होगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, यही आपका यहाँ पर गलत है। जो विकास और अभिवृद्धि है ये विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट चलता है। भाई पूरे पहले बच्चा पूरी बॉडी को अपना मूव करना सीखता है, हिलाना डुलाना चलना फिरना सीखता है, तब जाके विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक चीज, जैसे किसी उंगलियों से पेन पकड़ के आप चला रहे हो, विशिष्ट चीज हुई। बटन बंद कर रहे हो उंगलियों से, ये विशिष्ट चीज हुई। मतलब कि कोई बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म गतिक कौशल आ जाते हैं, ये विशिष्ट की ओर इशारा करता है। तो ये आपके सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। तो यहाँ पर यही गलत है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखिए, सतत विकास का सिद्धांत बिल्कुल सही जवाब है। विकास जो होता है सतत होता है, सतत चलता रहता है, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, ये भी होता है इसका विकास का सिद्धांत। कैसे होता है? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं आप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जो बच्चा है या व्यक्ति है या मनुष्य है, प्राणी है, एक जैसे समानताएं नहीं पाई जा सकती। भले ही रंग रूप में एक से होंगे तो उनकी बोलचाल में अलग होगा, उनका खाना पीने में अलग हो सकता है, या उनके सोच में अलग हो सकता है। को किसी तरह से सोच रहा है, कोई किसी तरह से सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं विभिन्नता पाई जाती है, यही आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ये बिल्कुल आपके होते हैं। ऑप्शन बी जो है ये आपका नहीं होता है, वृद्धि विकास का विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी सही है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः डैश डैश है। यानी कि सामाजिकरण जो होता है बच्चे का, सोशलाइजेशन जो होता है, वो कैसी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए जैविक, बी परिपक्वता आधारित, सी अधिगमित या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, जो सामाजिकरण होता है बच्चे का ये होता है अधिगमित। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब। देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आपको सभी को पता होगा, भी समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद ही तो उसका सामाजिकरण स्टार्ट होता है, उसी को अधिगमित करता है ना। बच्चे भाई जन्म से पहले तो उसका सामाजिकरण कुछ होता नहीं, ऐसे ही अब तो ऐसे ही जानवर के समान रहता है बच्चा। उसके बाद जब वो सोशलाइजेशन करता है, समाज में रहना चालू करता है, जन्म लेने के बाद उसके परिवार वाले, जो उसको घर वाले उसको खिलाते पिलाते हैं, खुद जो सभी करते हैं, तो उससे बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो वहां से आपकी अधिगमित होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से अधिगमित होती है, ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है?
अब देखिए आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा आपको संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि जो ज्ञान होता है बच्चे का उसका विकास, उसको सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करना, वो भी। तो ऑप्शन है आपके ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी सभागार, सी घर, या डी खेल का मैदान। अब देखिए आपको संज्ञानात्मक पूछा है ना, बच्चे के ज्ञान से संबंधित। बच्चे का ज्ञान संबंधित कहाँ पर होता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यानी कि जो उसका विद्यालय होता है या क्लास का पर्यावरण होता है, उसका परिवेश होता है, वहीं को आप बच्चा जो है ज्ञान को सबसे तेजी से सीखता है ज्ञान का, क्योंकि वहाँ पर कुछ कम उसको कठिनाई आती है तो वहीं उसका निवारण होता है, उसका पूछता है अपने टीचर से। वो सभी आपका संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इन ऑप्शंस में से जो तरीका है वो है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? जो आरटीई आपकी, उसकी कौन सी धारा है जो अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन, आपको सभी को पता होगा। 2009 आरटीई 2009 बोला जाता है ना, आरटीई 2009। और आया कब था, लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस, धारा 7, बी धारा 11, सी धारा 24, या डी धारा 35। तो देखिए जो अध्यापकों के कर्तव्य बताए गए हैं, अध्यापकों को क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जो कर्तव्य बताए गए हैं ये आपके बताए गए हैं धारा 24 में। जो धारा 24 है आरटीई की, वही बताती है कि अध्यापकों का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अध्यापकों को करना क्या है, ये सभी इसमें डिफाइन किए गए हैं धारा 24 में। ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है यहाँ पर। और देखिए आरटीई में आपके 5-7 तो अध्याय होते हैं, आरटीई में 7 अध्याय होते हैं और आपकी 38 धाराएं हैं, इसमें 38 धाराएं होती हैं आरटी में। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो धारा 24 है वो आरटीई की जो धारा 24 है वो अध्यापकों के कर्तव्यों को डिफाइन करती है कि अध्यापकों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है, तो उसका एक क्या कारण हो सकता है इनमें से? ऑप्शन ए अनुवांशिक कारक, बी जैविक कारक, सी वंचित वातावरण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि अनुवांशिक कारक है वो बुद्धि लब्धि कम होगी, भाई हर किसी की जो अनुवांशिकता में बुद्धि लब्धि कम थोड़ी आएगी। जैविक कारक वो भी नहीं हो सकता आपका, लेकिन जो वंचित वातावरण है, सबसे ज्यादा प्रभाव आपका बुद्धि पर या बच्चे का मानसिक विकास पर वातावरण का ही पड़ता है। वो उस जो वातावरण होता है उस वातावरण से वो वंचित रह गए हैं, यानी कि वो जो परिवेश उन्हें समृद्ध परिवेश मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि भाई अनाथ बच्चे हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला है नहीं, तो उन्हें वैसा सक्षम वातावरण, जो समृद्ध वातावरण होता है वो कहाँ से मिलेगा? तो ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है यहाँ पर। जो वंचित वातावरण के कारण उनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम रह जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस प्रकार की बुद्धि के मूल हैं? यानी कि जो बुद्धि है, लय है और ध्वनि है, ये जो शब्द हैं ये कौन सी बुद्धि को डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक, बी अंतरावैयक्तिक, सी भाषिक, या डी स्थानिक। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि बताई है, बुद्धि के प्रकार बताए हैं, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसी के आधार पर बुद्धि के प्रकार बताए हार्वर्ड गार्डनर ने। उसी के आधार पर आपको उसी में से क्वेश्चन है, उसमें पूछा है आपको ध्वनि, लय, शब्द जो होते हैं ये सभी आप कौन सी बुद्धि लगा करके इन सभी का प्रयोग करते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा भाषिक बुद्धि। भाई ये भाषा के अंतर्गत ही तो आते हैं। कोई भाई ध्वनि है, ध्वनि बोलोगे, कोई लय सुर ताल में बोलोगे या शब्दों का प्रयोग करोगे, भाषा ही तो है, तो ये भाषिक बुद्धि होगी आपकी। ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया था। जो सामूहिक अचेतन है उसका संप्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए पावलाव, बी स्किनर, सी फ्रायड, या डी युंग। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी युंग। जो युंग महोदय थे उन्होंने आपका सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय दिया था, सामूहिक अचेतन का जो सिद्धांत दिया था, ये बिल्कुल यहाँ पर डी सही जवाब है, युंग आपका। देखिए आप इसको ऑप्शंस को देख लीजिए। पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन जो आप बोलते हैं, कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया आपका? नैमित्तिक अनुबंधन जो बोलते हैं आप, या क्रिया प्रसूत बोल देते हैं आप, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसने किस पे प्रयोग किया था? चूहों पे प्रयोग किया था। आप फ्रायड ने क्या किया था? सिगमंड फ्रायड ने आपका क्या क्या सिद्धांत दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इदम अहम और पराहम, इड, ईगो और सुपर ईगो जो बताए हैं वो सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपका बिल्कुल डी सही जवाब है, युंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? यानी कि किसने जो बताया था कि भाषा और विचार एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, बी पियाजे, सी कोहलर या डी चॉम्स्की। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी में चॉम्स्की। जो नॉम चॉम्स्की थे जिन्होंने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया है, एलएडी जो दिया है, एलएडी आपको आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है, बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये आपका नॉम चॉम्स्की कहते हैं। इन्होंने ही बताया है कि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इनका ही कथन है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह डैश डैश क्या दर्शाता है? यानी कि जैसे बोलते हैं ना, प्राय ऐसे आमतौर पर ये कथन है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो ये धारणा है, ये कैसी धारणा है? ऑप्शन ए अनुसंधान आधारित धारणा है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सी सत्य धारणा है या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो मिथ होते हैं, ये धारणाएं होती हैं, ये आपकी होती हैं लैंगिक पूर्वाग्रह पर। ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा होती हैं। ये आप समाज डिसाइड करता है, सामाजिक तौर पर जो धारणाएं होती हैं। देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी चीज को, किसी वस्तु को देख करके अपने मन में कैसे विचार रखना है, कैसी धारणा बनाना है, वो आपके पूर्वाग्रह होते हैं। कैसे आप सोचते हो, कैसे समझते हो, ये सभी आपकी लैंगिक पूर्वाग्रह। मतलब ये भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो ये लड़की है, ये लड़कियां हैं। समाज ने बना रखा है कि लड़कियां प्राय आपके गणित में कमजोर होती हैं, तो ये सामाजिक आधार पर है, लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर धारणा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ऑप्शन ए सीखने की गति धीमी हो, बी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, सी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए पिछड़े बालक कैसे होते हैं? ऑप्शन ए देखिए आप, सीखने की गति धीमी हो। भाई जो बच्चा औसत बच्चे से कम गति से सीखेगा वो क्या कहलाता है? आपका पिछड़ा बच्चा कहलाता है, कहलाता है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। भाई सीखने की गति धीमी है उसकी। बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90। अब देखिए औसत बच्चे से जो भी कम है वो आपका पिछड़ा बच्चा भाई पिछड़ गया उससे। पिछड़ा बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है आपकी 90 से 110 या 120 भी बोल देते हैं, 110। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बुद्धि लब्धि आपकी 80 से 90। तो ये आपका औसत बच्चे से कम है, तो औसत बच्चे से पिछड़ गया, तो ये भी पिछड़े बच्चे की विशेषता होती है। ऑप्शन सी है आपकी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार। भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर रहता है उनका थोड़ा बहुत, और आपके असमायोजित व्यवहार जो होता है वो समायोजन नहीं कर पाते एकदम से। जो वातावरण होता है उसमें असमायोजित व्यवहार करते हैं, तो ये भी आपका पिछड़े बच्चे की श्रेणी में आएगा। तो ये सभी के सभी जो विशेषताएं हैं ये पिछड़े बच्चे की श्रेणी की होती हैं, पिछड़े बच्चे कहलाते हैं ऐसे बच्चे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? जो मतलब कि कौन सा चिंतन होता है ऐसा जो सृजनशीलता से संबंध रखता है? ऑप्शन ए अभिसारी सोच, बी अपसारी सोच, सी अंतर्दृष्टि सोच या डी पारमार्थिक सोच। तो देखिए सृजनशीलता क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है? कोई नया इनोवेशन करना, नए नए विचारों को लाना, किसी एक समस्या को अनेक अनेक तरीकों से हल कर पाना, कुछ नई उत्पत्ति करना, यही तो सृजनात्मकता होती है। अब सृजनात्मकता होती है जो अपसारी सोच है, ऑप्शन बी में जो अपसारी सोच, ये भी तो वही करता है। अपसारी सोच क्या करता है? भाई कोई आपको समस्या दी गई, उसकी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग दी गई, आप उस समस्या को अनेक तरीकों से सॉल्व कर पाने की क्षमता रखते हैं, अलग अलग तरीकों से क्षमता रखते हैं उसको कर पाने की, तो अपसारी सोच होती है ना। अब ऐसा अगर आप एक ही तरीका से कर पाते हैं तो अभी सारी सोच है, भाई आप बस उसी तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन अपसारी चिंतन में आप अलग अलग तरीकों से सोच सकते हैं, अलग अलग तरीकों से उस समस्या को हल कर सकते हैं, नए नए विचारों को ला सकते हैं, नए नए आविष्कार कर सकते हैं। ये सभी आपकी अपसारी सोच के अंतर्गत आती हैं। और सृजनात्मकता भी यही होती है, जो व्यक्ति सृजनात्मक होगा वो अपसारी सोच वाला बिल्कुल होगा, तभी आपकी सृजनात्मकता होगी। सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चोरी करने वाला बालक कहलाता है, जो चोरी करने वाले बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, बी मंदबुद्धि बालक, सी पिछड़ा बालक या डी प्रतिभाशाली बालक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समस्यात्मक बालक। अब देखिए चोरी करने वाले को हमने समस्यात्मक ही क्यों कहा? भाई देखिए चोरी करने वाला प्रतिभाशाली भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई प्रतिभाशाली ऐसा थोड़ी चोरी नहीं कर सकता, कर सकता है। पिछड़ा बालक भी चोरी कर सकता है, मंदबुद्धि भी कर सकता है। तो ये चोरी करने वाले जो होते हैं इनको एक वर्ड दिया जाता है समस्यात्मक वाला। किसी ना कहीं किसी क्षेत्र में इनको समस्या होती है तो इनको समस्यात्मक बच्चे की श्रेणी में रखा जाता है, चोरी करने वाले को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। जो अधिगम है उसका शिक्षा में कैसा योगदान है? ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन में, बी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, सी समायोजन में, या डी उपयुक्त सभी में। तो देखिए अधिगम में जो शिक्षा का योगदान है वो आपका इन सभी के सभी में है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आएगा इसमें। कैसे? देखिए व्यवहार परिवर्तन में अधिगम का मतलब क्या होता है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। आप जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं हुआ, सीधी सी बात है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में, भाई बिल्कुल है, आप नवीन अनुभव प्राप्त करोगे तभी तो आप शिक्षा में योगदान दोगे। अब जब तो आप लर्निंग करोगे, जब तो आपका अधिगम होगा, कोई नवीन अनुभव प्राप्त करे। समायोजन में बिल्कुल सही बात है, आप समायोजन में कैसे आपको वातावरण में कैसे समायोजित करते हैं, कैसे जैसा आपका वातावरण है उसी में घुल मिल जाना, ये सभी आपका शिक्षा में योगदान होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी के सभी शिक्षा में योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम का पठार डैश डैश है। जो अधिगम का पठार है वो कैसा है, क्या होता है? ऑप्शन ए अधिगम की समाप्ति, बी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, सी अधिगम में दोष, या डी अधिगम में अवरोध। तो देखिए अधिगम का पठार जो होता है आपका वो होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। यानी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन क्या होता है? अब देखिए आप यहाँ पर देखिए ग्राफ ऐसे चलता है इसका, जैसे आप पढ़ रहे हैं, फिलहाल आप पढ़ रहे हैं तो आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आप थोड़ा कम पढ़ना बंद कर दिया तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा भाई, कम कर दिया। लेकिन जो कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है कि पठार बिल्कुल ऐसे सीधा जाता है, आपका कोई लर्निंग नहीं होती वहाँ पर, बिल्कुल सीधा चला जाती है, अवरुद्ध वर्धन होता है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन हो गया। यहाँ पर कोई लर्निंग नहीं हो रही, ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा ग्राफ, वो स्थिर रहता है वहाँ पर, वो आपका अवरुद्ध वर्धन होता है, अधिगम का पठार बन जाता है वो यहाँ पर। ये आपका बिल्कुल बी सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? यानी कि सीखे हुए कोई ज्ञान को, किसी कौशल को किसी अन्य विषय में या अन्य परिस्थितियों में उसको ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना, उपयोग करना, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रेरणा, बी सीखने का स्थानांतरण, सी भगनासा, या डी चिंता। तो देखिए कोई भी आपने ज्ञान सीखा, उसको किसी दूसरे विषय में या दूसरी परिस्थिति में आप उसको प्रयोग कर पा रहे हैं, उसका ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो आपका क्या होगा? स्थानांतरण होगा ना। तो अधिगम का आपका स्थानांतरण हुआ, भाई वहां पर आपने जो सीखा था वहां पर आप उसको प्रयोग कर पा रहे हैं, तो वहां का पहले का सीखा हुआ आपको बाद में काम आ रहा है, तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अब सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का हो सकता है, देखिए नकारात्मक भी हो सकता है, अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो नकारात्मक हुआ, अगर उसको सहायता मिल रही है आपको दूसरे उस चीज़ को सीखने में तो बिल्कुल सकारात्मक होगा, और बिल्कुल कोई सहायता नहीं मिल रही तो आपको शून्य होगा, शून्य स्थानांतरण होगा, वहाँ पर कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका बी सही है, सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? जो गलती करके सीखना किसने बताया है? ऑप्शन ए रॉस, बी एडम, सी थॉर्नडाइक, या डी वुडवर्थ। तो देखिए गलती करके सीखना, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी है? ये दी आपकी थॉर्नडाइक महोदय ने। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने। इस उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ये भी इसी को बोलते हैं। गलती करके सीखना, ट्रायल एंड एरर, ये सभी आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। ऑप्शन आपके यहाँ बी सही, सी सही जवाब है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने आपके सीखने के 3 नियम दिए हैं, पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। 5 गौण नियम दिए हैं आपके, 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है, ये आपके थॉर्नडाइक महोदय ने इतना सारा दिया है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है ये किसने दिया है? ऑप्शन ए हेगार्टी, बी थॉर्नडाइक, सी हल, या डी स्किनर। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्किनर। जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है वो आपका स्किनर महोदय ने दिया है। इसी को नैमित्तिक अनुबंधन बोल देते हैं आप, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने इसी सिद्धांत के अंतर्गत चूहों पर प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था आपका स्किनर ने। ठीक है, देखिए क्लार्क हल जो था, क्लार्क हल ने किसका सिद्धांत दिया? पुनर्वलन का सिद्धांत। क्लार्क हल जो उसने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक का अभी बताया आपको, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। जो सीखने का जो नियम बताए हैं, मुख्य नियम 3 हैं, गौण नियम 5 हैं, ये सभी आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? जो गेस्टाल्ट सिद्धांत था
इससे कौन संबंधित था? ऑप्शन ए पावलाव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या डी कोहलर। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोहलर। जो कोहलर महोदय था वो गेस्टाल्टवादी था, गेस्टाल्ट से संबंध रखता था। गेस्टाल्ट का मतलब होता है किसी एक समस्या को संपूर्ण तरीके से सोच पाना, संपूर्णता। गेस्टाल्ट का मतलब तो होता है संपूर्णता, लेकिन गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत कहता है किसी समस्या को संपूर्ण तरीके से सोचो, संपूर्ण तरीके से सोच पाना, वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहलाता है। गेस्टाल्टवादी में आपके कोहलर, वर्दीमर और कोप्पा थे, ये आपके गेस्टाल्टवादी थे। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। उसी प्रयोग के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि संपूर्णता जो गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत कैसे काम करता है। भाई चिंपैंजी को ऊपर कुछ भी ना देके वो केले लटका दिए थे, चिंपैंजी ने ऊपर खड़े होकर डंडे से या विभिन्न तरीकों से उसने प्रयास किया केले को पाने के लिए, आखिरकार उसने बाद में केले पा लिए। तो ये सभी सिद्धांत संपूर्णता का सिद्धांत है, ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत वो दर्शाता है। ये आपका कोहलर ने दिया था। पावलाव ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग, कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अभी बताया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, चूहों पर प्रयोग किया था। इसी को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। सीखने के 3 नियम दिए हैं, गौण नियम 5 दिए हैं। और आपका थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब है, गेस्टाल्टवादी कोहलर था यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाठ्यक्रम निम्न में से किस शिक्षण के कौन से चर में आता है? यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है आपका, सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो आपका कौन से चर में आता है? ऑप्शन ए आश्रित चर, बी मध्यस्थ चर, सी स्वतंत्र चर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाठ्यक्रम आपका इसमें से ऐसे समझिए आप, यहाँ पर हो गया आपका शिक्षक, है ना, ये हो गया आपके टीचर, लिखा नहीं जा रहा दोस्तों यहाँ ठीक से, आप ऐसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर हो गया आपका विद्यार्थी यानी बच्चा लिख देते हैं हम, ये हो गया बच्चा। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक भी है और यहाँ पर विद्यार्थी भी है, लेकिन इन दोनों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इनका आपस में जो संप्रेषण करने के लिए, आप इनको क्या सीखना सिखाना है उसके लिए एक बीच में होता है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम होता है ये आपका यहाँ पर बीच का काम कर रहा है, ये आपका मध्यस्थता करा रहा है इन दोनों में, शिक्षक में और बच्चे में। तो इन दोनों, ये आपका जो होगा मध्यस्थ चर होगा। पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर होता है। बच्चा यहाँ पर आश्रित चर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा आश्रित है टीचर पर, बच्चा टीचर पर आश्रित है, बच्चा टीचर से सीखने के लिए है तो उस पर आश्रित है। बीच में आपका पाठ्यक्रम है, इधर आपका शिक्षक है, तो पाठ्यक्रम मध्यस्थता करा रहा है इन दोनों में, तो ये आपका मध्यस्थ चर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।